नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है ससुराल में पत्नी को सम्मान पति दिलाता है। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। नंदिनी तय नहीं कर पा रही थी कि वह जाए या ना जाए, परंतु देवरानी साक्षी ने बहुत प्यार से बुलाया था। दीदी, आपको आना ही होगा, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आना जरूर। घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी आप नहीं आई थी। कल आपका इंतजार करूंगी। पैराडाइज सोसाइटी में तीसरे फ्लोर का फ्लैट कितने सुंदर तरीके से सजा हुआ था। दरवाजों पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों की तोरण लगी थी। बाहर सुंदर फूलों और रंगों से सजी रंगोली बनी थी। दरवाजों के दोनों तरफ स्वास्तिक और शुभ लाभ लिखा हुआ था। तभी नंदिनी का ध्यान मेन डोर के ऊपर सुनहरे बॉर्डर से सजी लकड़ी की नेम प्लेट पर गया। उस पर साक्षी और उसके पति प्रेम दोनों का नाम लिखा था। घर का नाम था सौपन लोक, साक्षी और प्रेम का। नंदिनी की आंखें न जाने क्यों छलछला आई। दिल में साक्षी के लिए खुशी थी और खुद के लिए वही जाना पहचाना दर्द। खुद को संभालते हुए नंदिनी ने डोरबेल बजाई। साक्षी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दोनों देवरानी जेठानी गले मिली। दोनों का रिश्ता सहेलियों का था। नंदिनी ने कहा, साक्षी, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। साक्षी ने अपने घर को कलात्मक तरीके से अपनी पसंद अनुसार सजा रखा था। साक्षी की पसंद के आसमानी पर्दों पर सितारों वाली विंड चाइम गुलाबी दीवारें, जिन पर साक्षी और प्रेम की खूबसूरत शादी के समय की फोटो लगी थी। साक्षी अपनी जेठानी को हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले गई। देखते ही नंदिनी की आंखें चकित रह गई। दीवारों पर साक्षी की फोटो, बेटी की फ्रेम की हुई तस्वीरें थी। साक्षी और प्रेम की भी प्यार भरी तस्वीरें थी। साक्षी के माता पिता, भाई बहन के साथ वाली तस्वीरें भी फ्रेम करवा कर लगा रखी थी। दूसरी दीवार पर नंदिनी और उसके पति की तस्वीर थी। सास ससुर के साथ एक ग्रुप फोटो भी दीवार पर लगी हुई थी, जो साक्षी की शादी के समय की थी। साक्षी ने जेठानी से पूछा, अब बताओ दीदी, घर कैसा लग रहा? मैंने और प्रेम ने अपनी सैलरी में से लोन लेकर इन 5 सालों में अपने खर्चों पर लगाम लगाकर तिनका तिनका जोड़कर अपना यह प्यारा सा घरौंदा बनाया है। यह हमारे सपनों का घर है। साक्षी की ऐसी बातें सुनकर नंदिनी की आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में ऑरेंज जूस पीने के बाद नंदिनी ने कहा, साक्षी, क्या तुम्हें याद है जब तुम शादी होकर आई थी और तुमने यही बात कही थी कि ससुराल का घर तुम्हारे सपनों का घर है? साक्षी उदासीन स्वर में बोली, हाँ दीदी, मुझे पता है, पर आप हर मकान को घर नहीं कह सकते। घर घर तभी होता है जब वहाँ रिश्तों की गर्माहट हो, खुशियों की धूप खिलती हो, जहाँ दिल को सुकून शांति मिलती हो, रहने को मन करता हो, घर को सजाने का मन करता हो। तब घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, दिल से अपने सपनों का घर लगता है। मैंने उस घर को अपना माना जरूर था, परंतु वह मेरा घर बन नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की थी, परंतु हमारे सास ससुर के झूठे अहम, गुस्से, दकियानूसी, पुराने ख्यालातों और रीति रिवाजों की वजह से मुझे और अपने देवर को वह घर छोड़ना पड़ा। तब बहुत दुख हुआ था। साक्षी ने कहा, दीदी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, रिश्ते एक तरफ से नहीं निभते। जिस घर में बहू को सम्मान और प्यार नहीं मिलता, वह असल मायने में कभी घर नहीं बन सकता। उस घर में हम दोनों की अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती थी। हमें हर पल यह एहसास दिलाया जाता था कि हम केवल उस घर की बहुएं, जो केवल कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाती। हमने तो उस घर को अपने सपनों का घर माना था, पर शायद कभी वह अपना घर नहीं बन पाया। वह हमारे लिए मकान ही बनकर रह गया। दीदी देखो, मेरे सपनों के घर की दीवारें, इस घर में मेरे सभी अपने, मेरे माता पिता, भाई भाभी, सास ससुर, आप और जेठ जी, दीवारों में ही सही पर हंसते मुस्कुराते साथ है। नंदिनी ने रुंधे गले से कहा, साक्षी, तुम बहुत खुश नसीब हो।
जो तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारा साथ देता है। देवर जी ने उस घर में भी हमेशा तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारा सम्मान और वजूद बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। ससुराल हो या दुनिया में कोई भी जगह हो, एक बहू, एक पत्नी का स्थान उसका पति ही तय करता है। यदि पति साथ हो, सम्मान दे, तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि वह उस औरत की बेइज्जती कर सके या उस पर उंगली उठा सके। नंदिनी ने साक्षी को नए घर की बधाइयां दी और एक गिफ्ट देकर बोली, अच्छा साक्षी, अब मैं चलती हूँ। नंदिनी अपने घर वापस लौट आई। नंदिनी अपने मायके में अपनी 4 वर्ष की बेटी के साथ पिछले 2 सालों से रह रही थी। अपने घर पर आकर नंदिनी का दिल भर आया। बालकनी में नीचे जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आज वह जी भर कर रो लेना चाहती थी। काफी देर तक रोती रही, फिर अतीत की यादों में खो गई। नंदिनी ने कितने अरमानों से ससुराल में कदम रखा था। समीर नंदिनी का पति, घर का बड़ा बेटा था, अपने माता पिता का बहुत आदर और सत्कार करता था। पहली रात को ही समीर ने कहा, नंदिनी, मेरे लिए मेरे माता पिता सर्वोपरि, उन्हें कभी शिकायत का मौका मत देना, बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। नंदिनी ने भी मुस्कुराकर सहमति जताई थी, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया था कि सास ससुर की नज़र में उसका कोई मोल नहीं। वह केवल घर की जिम्मेदारियां संभालने और एक आदर्श संस्कारी बहू बनकर सास ससुर की सेवा करने के लिए ही लाई गई। घर के निर्णयों में कभी उसे शामिल नहीं किया जाता। घर में छोटे से छोटा निर्णय भी वह खुद नहीं ले सकती थी। यहां तक कि दोनों टाइम सब्जी भी सास से पूछकर बनानी पड़ती थी। बाजार चली जाए तो अपनी पसंद से कोई सामान नहीं खरीद सकती थी। छोटे से छोटे निर्णय भी वह खुद नहीं ले पाती थी। इसमें भी सास ससुर की मर्जी होना जरूरी था। जब कभी वह समीर से अपने दिल की बात कहती तो एक ही जवाब होता, यह मेरे माता पिता का घर है, इस घर के हर निर्णय मेरे माता पिता लेते हैं। यदि कभी वे गलत भी होंगे तो भी मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वह आज भी पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार चलते हैं, पर उसमें गलत क्या है? हमारे घर के रिवाज और परंपराएं मेरी माँ ने भी निभाई, तो तुम्हें भी निभानी होगी। इस उम्र में मेरे मम्मी पापा नहीं बदल सकते, तुम्हें ही बदलना होगा। सास ससुर भी अपने बड़े बेटे से बहुत मोह रखते थे, क्योंकि वह हर निर्णय अपने माता पिता की सहमति से लेता था। पत्नी को उसने कभी अहमियत दी ही नहीं। समीर घर का बड़ा बेटा था, माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। इसी बात को लेकर इतराता रहता। माँ बाप के दिल में भी यही डर घर कर गया था कि कहीं बहू हमारे बेटे को छीन ना ले। इस वजह से अक्सर ही बहू बेटे के बीच गलतफहमियां की दीवार पैदा करते रहते थे। नंदिनी ने भी अपने नसीब से समझौता कर लिया था। जब पति ही साथ ना दे तो ससुराल में बहू का कोई स्थान नहीं होता। 1 साल बाद नंदिनी के देवर प्रेम का विवाह हुआ। साक्षी दुल्हन बनकर घर आई तो नंदिनी को एक सखी मिल गई। शादी के कुछ दिनों बाद नंदिनी अपने देवरानी के लिए टिफिन पैक कर रही थी, क्योंकि वह दोनों हनीमून पर जा रहे थे। उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। देवर प्रेम तैयार होकर कमरे से बाहर आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, साक्षी को कुछ मत कहना, उसने जीन्स पहनी है, हम दिल्ली जा रहे हैं। वैसे भी ट्रेन का सफ़र है, सर्दी का समय है, तो जीन्स और जैकेट आरामदायक व सुविधाजनक रहेगी। सासू माँ बोली, नहीं, हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। देवर ने कहा, आपसे पहले भी कहा है, कपड़े, खाने पीने, उठने बैठने, बाहर आने जाने पर फालतू की रोक टोक मत लगाया करो। आप जैसा व्यवहार भाभी के साथ करती हो वैसा साक्षी के साथ नहीं चलेगा। मुझे इन छोटी छोटी फालतू की बातों पर घर में किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहिए। मैं और साक्षी शांति से रहना चाहते हैं, आप भी आराम से रहिए। सासू माँ ने आखिरी तीर छोड़ा, तुम्हारे पिताजी गुस्सा करेंगे। देवर ने कहा, देखो माँ, आप ही पापा जी को जाकर उल्टा सीधा बोलती हो, उन्हें उकसाती हो। पापा जी से आप कुछ मत कहना, वैसे भी पुरुष को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, औरतें ही उन्हें भड़काती रहती हैं। साक्षी से मैंने कहा है कि वह अपने दोनों
दोनों का पूरा मान सम्मान करे। लेकिन अगर आप अपनी बहू को प्यार और सम्मान नहीं देंगे तो फिर वह आपको अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगी। फिर मत कहना कि बेटा बहू का पक्ष ले रहा है, जोरू का गुलाम बन गया है। आप लोग उसे घर का सदस्य मानोगे, तभी वह इस घर को अपना मान पाएगी और यहाँ के लोगों को अपना पाएगी। अपने देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नंदिनी की आंखें छलछला आई। न जाने क्यों नंदिनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नंदिनी को अपना समय याद आ गया। जब वह शादी के बाद पहली बार समीर के साथ घूमने जा रही थी, उसने सूट पजामी पहन रखी थी और शाल भी ले रखा था, पर तब भी सासू माँ ने डांट लगा दी थी और बोली, सिंपल सूट सलवार पहनो, हमारे घर की बहुएं यह अनाप शनाप चीजें नहीं पहनती। उस समय समीर ने भी अपनी माँ का ही पक्ष लिया था और नंदिनी को न चाहते हुए भी सिंपल सूट सलवार में पहनकर जाना पड़ा था। इसके बाद तो हर छोटी से छोटी बात को लेकर नंदिनी को हमेशा ही झुकना पड़ता था। वह अपनी पसंद का खाना, पहनना, अपनी पसंद से टीवी चैनल तक भी नहीं देख सकती थी। नंदिनी मन ही मन सोच रही थी, समीर ने क्यों नहीं कहा ऐसा। मैं भी तो समीर की पत्नी हूं। क्या एक पत्नी, एक बहू को कोई सम्मान नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता? आज साक्षी के पति ने अपनी पत्नी का ससुराल में सम्मान तय कर दिया था। नंदिनी को पता था कि अब उसके साथ सास ससुर साक्षी को सीधे सीधे किसी प्रकार से के ताने या गलत बातें या फिर रोक टोक नहीं करेंगे। एक ही घर के दो बेटों के नजरिए में कितना ज्यादा फर्क था। देवर जी अपने माता पिता को भी प्यार और सम्मान देते थे, लेकिन उनमें सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत थी। हनीमून से लौटकर साक्षी बहुत खुश थी। साक्षी ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। साड़ी सूट के अलावा वह अन्य ड्रेस भी पहनती थी, सिर पर पल्ला भी नहीं रखती थी, अपने अनुसार घर बाहर आ जा सकती थी, अपनी पसंद से खरीद कर ला सकती थी। जब नंदिनी ने भी आधुनिक ड्रेसेस पहनने का बोला तो समीर ने गुस्से से कहा, मैं अपने भाई जैसा नहीं बनना चाहता। भाई तो अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका है। इस घर में तुम्हें मेरे माता पिता के कहे अनुसार ही चलना होगा। नंदिनी बहुत चक्की सी खड़ी रह गई थी। अगर कोई पति अपनी पत्नी का साथ देता है और उसको सम्मान से रखता है और उसे अपने घर में सम्मान दिलाता है, तो क्या वह पत्नी का गुलाम कहलाता है? नंदिनी ने तब पहली बार कहा था, मैं भी तो तुम्हें सम्मान देती हूँ, तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करती हूँ, सेवा करती हूँ, तो क्या मैं गुलाम हूँ? समीर ने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे नंदिनी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया था। कुछ दिनों बाद नंदिनी की देवरानी साक्षी ने अपने कमरे में अपने और अपने परिवार वालों की कुछ तस्वीरें लगा रखी थी। सासू जी ने रोका तो देवर जी ने कहा, माँ, यह घर साक्षी का भी। जिस तरह से इस घर में मेरी आपकी तस्वीरें लगती, वैसे ही साक्षी और उसके परिवार वालों की तस्वीरें भी लगेंगी। हम यह तस्वीरें सिर्फ अपने कमरे में लगा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यह सुनकर सासू माँ चुप हो गई। नंदिनी को अपना समय याद आ गया जब नंदिनी ने अपनी दिवंगत माँ की एक छोटी सी तस्वीर अपने कमरे में लगाई तो सासू माँ ने कितना सुनाया था। समीर ने भी माँ का ही पक्ष लिया था। मजबूरीवश नंदिनी को वह तस्वीर अपने वार्डरोब में रखनी पड़ी थी। आज तक वह तस्वीर वहीं पर पड़ी हुई, उसे कोई दीवार नसीब नहीं हुई। नंदिनी का जब दिल करता है वार्डरोब से वह तस्वीर निकालकर अपनी माँ के सामने आंसू बहा लेती और फिर से उसे वहीं पर रख देती। कुछ समय बाद नंदिनी और साक्षी दोनों ही माँ बनने वाली थी। प्रेम और समीर की कोई बहन नहीं थी। अब बात आई, दोनों की डिलीवरी के समय घर में काम कौन करेगा? तो सासू माँ ने फरमान सुनाया, दोनों बहुएं डिलीवरी के समय अपने अपने मायके चली जाएंगी। तो साक्षी ने कहा, मैं अपनी डिलीवरी ससुराल में ही करवाऊंगी। मैं अपने मायके वालों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। लेकिन मम्मी जी, आप घबराइए मत, हम 2 मेड रख लेंगे। एक घर का काम संभालेगी और दूसरी हमें और हमारे बच्चों को। मम्मी जी ने इस उम्र में घर का कोई काम नहीं होगा, यह हम भली भांति समझते हैं। सास ससुर
दोनों बरस पड़े। उन्होंने मेड रखने के लिए साफ मना कर दिया। हम नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हमारे घर में कोई मेड नहीं आएगी। नंदिनी के पति ने अपने माता पिता की बातों पर सहमति जताई। नंदिनी के पास डिलीवरी के समय मायके जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हमेशा की तरह समीर ने आज भी नंदिनी का साथ नहीं दिया। जब अपना पति ही साथ ना दे तो एक बहू के लिए ऐसे ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह परिस्थितियों से अकेले कब तक लड़ सकती है। नंदिनी मायके चली गई। नंदिनी के मायके चले जाने के बाद घर की सभी जिम्मेदारियां साक्षी पर आ गई। अब तक तो सास ससुर की सेवा और घर के सभी कार्य नंदिनी संभालती थी, परंतु उसके चले जाने के बाद सास ससुर के रिश्ते छोटे बहू और बेटे के साथ बिगड़ने लगे। घर में कलह की स्थिति बनती देख साक्षी परेशान रहने लगी, लेकिन देवर जी निर्णय और असूलों के पक्के थे। उन्हें बेवजह की रोक टोक गवारा नहीं थी। डिलीवरी का समय और नज़दीक आया तो हार कर साक्षी भी अपने मायके चली गई ताकि वह मानसिक रूप से शांत रह सके। परंतु यहाँ पर देवर जी ने एक कठोर निर्णय लिया। जब तक साक्षी की डिलीवरी उसके मायके में हुई और वह पूर्णतः स्वस्थ हुई, तब तक देवर जी ने किराए पर घर खोज लिया। वह साक्षी को लेकर किराए के मकान में चला गया। डिलीवरी के बाद नंदिनी ससुराल पहुंची तो वहां पर लाडली देवरानी साक्षी के बिना ससुराल उसे डरावना पिंजरे नुमा लग रहा था। वह साक्षी के साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। देवरानी जेठानी मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभा लेती थी, लेकिन नंदिनी को समझ आ चुका था कि समीर उसका कभी साथ नहीं देगा। उसे कोई भी उम्मीद रखना व्यर्थ। नंदिनी अपनी बेटी को भी अपने जैसी जिंदगी और हालात नहीं देना चाहती थी। कुछ समय बाद जब उसका धैर्य जवाब देने लगा तो उसने भी घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। सोचा था उसके इस निर्णय से समीर और उसके माता पिता सुधर जाएंगे, लेकिन जब नंदिनी घर छोड़कर मायके जाने लगी तो समीर ने कहा, अगर तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो तो दोबारा कभी इस घर में कदम भी मत रखना और भूल जाना कि यह घर कभी तुम्हारा था। मैं देखता हूं तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें कब तक रखते हैं। नंदिनी को मायके में रहते हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। समीर ने मुड़कर कभी अपनी पत्नी और बेटी की सुध नहीं ली। नंदिनी की बेटी भी अब 4 साल की हो चुकी थी। माँ देखो, मैंने ड्राइंग बनाई। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर नंदिनी ख्यालों से जागी। 4 साल की सृष्टि ने माँ को गले लगाते हुए कहा, मैंने पापा को भी भेज दी व्हाट्सएप पर, आपके फ़ोन से वॉइस मैसेज भी भेज दिया है। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। नंदिनी ने देखा तो सृष्टि ने घर की प्यारी सी ड्राइंग बनाई थी जिसमें उसके दादा दादी बाहर गार्डन में बैठे थे। सृष्टि अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े थी। चारों तरफ फूल खिले थे, रंग बिरंगे गुब्बारे। सृष्टि बोली, माँ, इस पर माय ड्रीम हाउस लिखो, मैं पापा को फिर से भेजूंगी। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी को गले से लगा लिया। नंदिनी, अपने घर में वापस लौट जाओ। किसी ने पीछे से आवाज लगाई। नंदिनी ने मुड़कर देखा तो समीर खड़ा था। सृष्टि दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। समीर ने उसे ढेर सारी चॉकलेट्स और गुब्बारे दिए। समीर बोला, नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत समझ ही नहीं समझ पाया कि तुम घर के लिए कितनी जरूरी हो। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे जाने के बाद घर नहीं रहा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने मम्मी पापा को भी समझा दिया है कि वह भी आगे से तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देंगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा है। मैं अब से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चलो अपने घर लौट चलो। नंदिनी समीर के गले से लग गई। बहते हुए आंसुओं से दिल का सब मैल और दर्द भी धुल गया। दोस्तों, एक घर तभी बनता है जब उसमें पत्नी को सम्मान और प्यार मिलता है, उसे कर्तव्यों के साथ साथ अधिकार भी मिलते हैं, वरना मकान सिर्फ मकान ही रह जाता है, वह कभी घर नहीं बन पाता। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ
पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना जरूर ना भूलें। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। और हमारी कहानी पढ़ने के बाद एक कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। तो कहानी पढ़ने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।